आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जिसका मकसद तो है बच्चों को बचाना, लेकिन कभी-कभी ना ये खुद एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाता है। सोचने वाली बात है कि क्या एक सुरक्षा कवच एक हथियार भी बन सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है। मतलब एक कानून है जो बना है बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए, ठीक? लेकिन जब वही कानून ऐसे टीनेज रिश्तों पर लागू होता है जो सहमति से बने हैं, तब क्या होता है? यही है असल सवाल। और पता है, ऐसी ही एक दुविधा ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। और ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो कानून को कैसे समझा जाए और अदालतें यानी कोर्ट्स उनकी शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, उन पर भी सवाल उठाता है। तो ये समस्या आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। ये शुरू होती है उस पॉइंट से जहां दो टीनेजर्स के बीच का एक रिश्ता अचानक से एक कानूनी जुर्म बन जाता है। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट 2012 ये एक बहुत ही सख्त कानून है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को यौन शोषण से बचाना। लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है कि सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ काफी हद तक आरोपी पर होता है। मतलब उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, और ये चीज इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और ये सिर्फ कोई राय नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। होता क्या है कि अक्सर परिवार अपने बच्चों के प्रेम संबंधों को रोकने के लिए इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए एक हाई कोर्ट ने सोचा कि इस मामले को अपने हाथ में लिया जाए, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बोल्ड तो बहुत था, लेकिन आगे चलकर विवादास्पद भी साबित हुआ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक जमानत का केस आया। लेकिन उन्होंने सिर्फ उस एक केस को नहीं देखा, उन्होंने एक बड़ी तस्वीर देखी। उन्हें लगा कि ये कोई एक केस की बात नहीं है, ये तो एक व्यवस्थागत समस्या है। मतलब कानून का इस्तेमाल बार बार सहमति वाले किशोर संबंधों को अपराध बनाने के लिए हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आरोपी को जमानत नहीं दी, बल्कि पूरे राज्य के लिए नए नियम, नए आदेश जारी कर दिए। जैसे कि हर जांच की शुरुआत में ही मेडिकल उम्र जांच करवाना जरूरी है, और कुछ मामलों में तो मेडिकल उम्र को स्कूल रिकॉर्ड से भी ऊपर रखा जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट का ये कदम, जैसा मैंने कहा, विवादों में घिर गया और मामला सीधा पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। अपील की उत्तर प्रदेश सरकार ने, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला, शक्ति का सवाल। क्या एक जमानत अर्जी सुनते हुए हाईकोर्ट के पास पूरे राज्य के लिए ऐसे नियम बनाने की शक्ति है भी? और दूसरा, कानून का सवाल। हाईकोर्ट ने जो समाधान दिया, क्या वो कानून के हिसाब से सही था? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो बड़े सवालों, अधिकार और कानून का विश्लेषण कैसे किया? चलिए देखते हैं। तो पहले सवाल पर आते हैं, शक्ति के सवाल पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो समझने वाली बात यह है कि एक जमानत अदालत का काम ना काफी सीमित होता है। उसका काम बस इतना देखना है कि मुकदमे के दौरान आरोपी को जमानत पर छोड़ना ठीक है या नहीं, बस। वो केस की गहराई में जाकर एक मिनी ट्रायल नहीं चला सकती, और ना ही एक केस के आधार पर बाकी सभी मामलों के लिए जांच का तरीका बदल सकती है। इसको समझने के लिए एक रेफरी का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, एक जमानत अदालत का काम बस ये तय करना है कि खिलाड़ी मैदान पर रहेगा या बाहर जाएगा, ठीक? उसका काम पूरे खेल के लिए नियम पुस्तिका को दोबारा लिखना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने ठीक यही करने की कोशिश की थी, पूरी नियम पुस्तिका को ही बदलने की कोशिश। चलिए, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, यानी कानून के सवाल पर। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट के जो निर्देश थे वो मौजूदा कानून के खिलाफ थे, खासकर उम्र तय करने की प्रक्रिया के मामले में। देखिए, भारत में उम्र तय करने के लिए एक खास कानून है। ये है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94, और ये कानून साफ साफ बताता है कि उम्र तय करने के लिए किस सबूत को कब मान्यता देनी है। इसका एक पूरा क्रम बना हुआ है। और ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। कानून कहता है कि सबसे पहले नंबर 1 स्कूल या मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर वो नहीं है, तब नंबर 2 जन्म प्रमाण पत्र देखा जाएगा। और अगर ये दोनों ही नहीं है,
तब जाकर नंबर 3 मेडिकल या ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जा सकता है। मतलब साफ है, मेडिकल टेस्ट पहला नहीं, आखिरी विकल्प है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। कहाँ हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट को पहला और सबसे जरूरी कदम बना दिया, वहीं कानून कहता है कि ये तो आखिरी उपाय है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमानत अदालत उम्र तय कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नहीं, ये काम ट्रायल कोर्ट का है, जहां सभी सबूतों की गहरी जांच पड़ताल होती। हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी तौर पर गलत ठहराने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस असल समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जिसे हाई कोर्ट हल करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपने फैसले के आखिर में एक पोस्ट स्क्रिप्ट जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस रोमियो और जूलियट दुविधा को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि हाँ, कई मामलों में ये कानून सहमति से बने किशोर संबंधों को अपराधी बना रहा है, जिसकी वजह से नौजवान लड़के जेलों में बंद है, और ये कानून का असली मकसद तो बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जो निचली अदालतें हैं, उन्हें ऐसे मामलों में थोड़ा विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि रिश्ते का संदर्भ क्या है उसे देखें, लड़की के बयान को अहमियत दें और ये पक्का करें कि कानून का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए न हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने साफ कहा कि इस समस्या का असली समाधान कानून में बदलाव करके ही मिल सकता है। हो सकता है कि एक रोमियो और जूलियट क्लॉज जोड़कर, जो एक खास उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को इस सख्त कानून के दायरे से बाहर रखें। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है हम सबके सामने। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा है जो कि सबसे जरूरी है, और दूसरी तरफ है किशोरों के बीच के रिश्तों की सामाजिक सच्चाई। ऐसे में कानून इन दोनों के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए ताकि जो ढाल सुरक्षा के लिए बनी है वो किसी के खिलाफ हथियार ना बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।